परी ने गुस्से में भाभी से कहा, भाभी, मम्मी से बात करने की यह कौन सी तमीज है? अरे, आपको तो पहले से ही पता था कि आपके घर में कोई नौकर नहीं है, तो फिर ऐसे में बर्तन तो आप ही को धोने हैं, क्योंकि यह तो बहू का काम है। फिर भी आप मम्मी से बहस किए जा रही हो। लेकिन वैशाली आज कोई फैसला लेना चाहती थी, इसीलिए उसने भी कहा, अगर सब अपनी अपनी प्लेट धोकर रख दें तो इतने बर्तन गंदे ही नहीं होंगे और ऑफिस से आकर मुझे भी मुश्किल नहीं होगी। इस बार तो सास का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने आवाज तेज करके कहा, तू कहना क्या चाहती है कि हम अपने बर्तन अपे आप धोएं? अरे, तमीज क्या कहीं बेच खाई है? तुझे नौकरी करने को किसने कहा है? घर में बैठो और घर को संभालो। नौकरी करने के लिए तुम्हारी शादी यहाँ नहीं हुई है। मैंने कह दिया कि मेरे घर में नौकर नहीं आएगा तो बात खत्म। सास और ननद दोनों वैशाली को गुस्से से देखती हुई कमरे में चली गई। आज वैशाली को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद जो हुआ उसे सबके होश ठिकाने आ गए। कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने साफ साफ कह दिया, मेरे घर में कोई नौकर काम नहीं करेगा, तुमको खुद करना पड़ेगा। अरे, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं जो घर में नौकर लगाने चल दी। आज वैशाली ने घर में एक कामवाली को लगाने के लिए बुलाया था, लेकिन उसकी सास पुष्पा देवी ने उसको भगा दिया और उस पर बरस पड़ी। वैशाली ने अपनी सास से कहा, मगर मम्मी जी, मैं नौकरी के साथ साथ इतना सारा काम कैसे करूंगी? और फिर नौकर को पैसे तो मैं ही देने वाली थी। मैं ऑफिस से आकर खाना तो बना लूंगी, लेकिन उस समय बहुत सारे बर्तन होते हैं और सब मुझको ही धोने होते हैं। लेकिन मैं थकी हुई होती हूँ। या तो आप लोग फिर बर्तन का ढेर कम कीजिए, नहीं तो घर में डिस्पोजल मंगवा लीजिए। इतने में ही वैशाली की ननद परी वहां आ गई। परी ने तुनक कर कहा, भाभी, आप कहना क्या चाहती हो? अरे, बर्तन मांजना तो आपका काम है। इस घर में कभी नौकर नहीं लगा। ऊपर से आप अपने पैसों की दोस्त दिखा रही हो। वैशाली कुछ बोलती उससे पहले ही पुष्पा देवी ने कहा, शर्म नहीं आती? अपनी सास को डिस्पोजल में खाने के लिए बोल रही हो। सास की आवाज ऊंची हो गई थी, लेकिन फिर भी वैशाली ने कहा कि मम्मी जी, ऑफिस के साथ साथ मेरे लिए करना मुश्किल है। मैं भी बाहर काम करके थक जाती हूँ और घर आती हूँ तो बर्तन का ढेर देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है, जिसमें कि मुझे जाकर खाना भी बनाना होता है। इस बार परी ने गुस्से में कहा, भाभी, मम्मी से बात करने की यह कौन सी तमीज है? अरे, आपको तो पहले से ही पता था कि हमारे घर में कोई नौकर नहीं है, तो फिर ऐसे में बर्तन तो आप ही को धोने हैं, क्योंकि यह तो बहू का काम है। फिर भी आप मम्मी से बहस करती जा रही हो। लेकिन वैशाली आज कोई फैसला लेना चाहती थी, इसीलिए उसने भी कहा, अगर सब अपनी अपनी प्लेट धोकर रख दें तो इतने बर्तन गंदे नहीं होंगे और ऑफिस से आकर मुझे भी मुश्किल नहीं होगी। इस बार तो सास का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने आवाज तेज करके कहा, तू कहना क्या चाहती है कि हम अपने बर्तन आप धोएं? अरे, तूने तमीज क्या बेच खाई है? तुझे नौकरी करने को किसने कहा है? घर में बैठो और घर को संभालो। नौकरी करने के लिए तुम्हारी शादी यहाँ नहीं हुई है। मैंने कह दिया कि मेरे घर में नौकर नहीं आएगा तो बात खत्म। सास और ननद दोनों वैशाली को गुस्से से देखती हुई कमरे में चली गई। आज वैशाली को बहुत गुस्सा आ रहा था और वह सोच रही थी कि अरे, नौकर तो मैं अपने पैसे से ही रख रही थी, फिर इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? नौकर रखने से इनका मान सम्मान घट क्यों रहा है? वैशाली इस गुत्थी को समझ ही नहीं पा रही थी। वह तो सोच रही थी कि आज घर में नौकर
रख कर सुकून से ऑफिस चली जाएगी। मगर यहाँ तो सास ने सुबह सुबह ही हंगामा खड़ा कर दिया था। उसने जाकर अपने पति संजय से कहा, संजय, तुम मम्मी को समझाते क्यों नहीं हो? घर में नौकर रहेगा तो सारे काम हो जाएंगे और किसी को टेंशन भी नहीं होगी। लेकिन इतनी सी बात मम्मी समझने को तैयार नहीं है। उनको तो यह फिजूल खर्ची नजर आ रहा है, लेकिन इसकी बहुत ज़रूरत है। संजय ने कहा, वैशाली, अभी तो तुम्हें देर हो रही है, फिलहाल तुम ऑफिस चली जाओ, बाद में इस बात को कोई ना कोई हल निकालेंगे। मगर अब देर हो रही थी और उसे ऑफिस निकलना था, इसीलिए वह ऑफिस चली गई। ऑफिस जाने के बाद भी इस उलझन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वह दिन भर इसी बारे में सोचती रही। शाम के समय ऑफिस में मीटिंग थी और वह बार बार घड़ी में समय देख रही थी, क्योंकि अब देर होने लगी थी। जैसे जैसे देर हो रही थी वैसे वैसे विशाली को टेंशन होने लगी थी, क्योंकि अभी उसे घर जाकर खाना भी बनाना था। उसका ध्यान जरा सा इधर उधर हुआ तो उससे पूछा गया कि आपका ध्यान कहाँ है? यह सुनते ही वैशाली ने तुरंत अपने हाथों में पेन पकड़ लिया और कहा कि नहीं सर, मैं सुन रही हूँ। दरअसल वैशाली का शरीर ऑफिस में था, लेकिन दिमाग तो घर पर लगे बर्तनों के ढेर में उलझा हुआ था, जो अब उस घर जाकर मिलने वाला था। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई तो देखा कि 9:15 बज चुके थे। उसने जल्दी से अपना फोन निकालकर कैब बुक की और ऑफिस से निकल गई। रास्ते भर यह सोचती रही कि घर जाकर क्या बनाएगी, मगर वह तो इतना थक चुकी है कि शरीर जवाब दे रहा है। उसको मन ही मन गुस्सा आने लगा कि 2 औरतों के घर में रहते भी मेरी मजबूरी समझने वाला कोई नहीं है। नौकरी तो मेरी भाभी भी करती है, लेकिन माँ घर से निकलने से पहले उसके हाथ में टिफिन देती है और समझाती है कि समय पर खा लेना। रात को भाभी के आने से पहले ही टेबल पर खाना लगा होता है और मम्मी उसका इंतजार कर रही होती है कि दोनों सास बहू बैठकर खाएंगे। मगर उसे तो अपने ससुराल में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती, बल्कि सास और ननद ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। वह सोचती जा रही थी और उलझन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि इतने में घर आ गया। उसने जल्दी से पेमेंट की और अपना बैग उठाकर घर के अंदर की ओर भागी। घर में कोई ऐसा नहीं था जो उसका इंतजार कर रहा हो। सासू माँ टीवी देख रही थी और परी मोबाइल पर व्यस्त थी। वैशाली को आते देखकर सासू माँ ने एक गहरी नजर उस पर डाली थी और नजरों से ही जता दिया था कि वह गुस्से में बैठी है। एक गिलास पानी भी खुद ही लेकर पीना था, मगर अभी उसके पास इतना भी समय नहीं था। उसके दिमाग में बस इतना ही चल रहा था कि अभी वह किचन का काम शुरू करेगी तो खत्म होते होते ही 11:30 बज जाएंगे और फिर वही सुबह का खाना और ऑफिस। वैशाली की जिंदगी में यही तो चल रहा था। वह जल्दी से कमरे में घुसी तो देखा कि उसका पति संजय बेड और कमर के पीछे तकिया लगाकर आराम से बैठा है और लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। उसने एक नज़र संजय पर डाली तो संजय ने भी उसकी तरफ देखा और कुछ इशारा किया तो वैशाली ने समझा, ओह अच्छा, खाना खा लिया है, इसका मतलब आज इन दोनों में से किसी ने खाना बनाया है। शुक्र है आज इन्होंने बना लिया, तभी तो संजय ने खा लिया है, वरना मैं अब बनाती तो कितनी देर हो जाती। उसे याद आने लगा कि पिछली बार जब ऑफिस में मीटिंग थी और उसे ऐसे ही देर हो गई थी, तब उसने फ़ोन करके परी से कहा था कि अपने भैया से कहो कि ऑर्डर करके सबके लिए खाना मंगवा लेंगे। लेकिन परी ने फ़ोन पर ही वैशाली को तो टका सा जवाब दिया था, हमारे घर में कोई ऐसे बाहर का खाना नहीं खाता है। शादी फंक्शन की बात और होती है, हमें कोई टेंशन नहीं है, आप जब आओगी तब बना देना। वैशाली परी का यह जवाब सुनकर दंग रह गई थी और सोच रही थी कि यह कैसी लड़की है जो इतना भी नहीं समझ रही है कि भाभी ऑफिस में है और थकी हुई आकर खाना कैसे बनाएगी। मेरे संस्कारों पर उंगली उठाते हैं,
लेकिन मेरे ससुराल में तो किसी को भी बात करने की तमीज नहीं है। उस दिन भी विशाली जब घर आई तो परी ने कहा, भाभी मम्मी ने करेले काट कर रख दिए हैं, करेले बना लो और साथ में दाल चावल भी बना लो। ऐसा मेन्यू सुनकर तो वैशाली की आंखें फटी रह गई थी और फिर भी वह इतने में सब्र कर रही थी कि चलो रोटी नहीं बनानी है। लेकिन बात अभी नहीं खत्म नहीं हुई थी कि तभी पीछे से सास ने कहा था, और सुनो बहू, करेले भरवा बनाने हैं, तुम्हारे ससुर जी और मैं रोटी भी खाएंगे। ये सुनकर विशाली के चेहरे पर तनाव उभर आया था। खाना बनाने के बाद जब सब खाने बैठे थे तो उसमें भी कमी निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। सासू माँ खाते खाते खाने में कमी निकालती जा रही थी। विशाली ने जैसे ही कहा कि मम्मी जी यह बर्तन मैं सवेरे धो दूंगी, तो ससुर जी तुरंत कहने लगे कि हमारे यहाँ रात को बर्तन जूठे नहीं छोड़े जाते हैं। उस दिन विशाली को किचन का काम खत्म करते करते रात के 12 बज गए थे। उसका बहुत मन दुखी था और वह सोच रही थी कि यह कैसा परिवार है जो इतनी रात को मेन्यू के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। उस दिन जब थक कर कमरे में गई थी तो संजय सो चुका था और वैशाली की शिकायतों का पिटारा खुलने से पहले ही बंद हो गया था। इन बातों को याद करके आज वह शुक्र मना रही थी कि चलो आज खाना बना लिया है। कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोने के बाद वह सीधी रसोई में गई और वहां का नज़ारा देखकर दंग रह गई। खाना बनाया नहीं गया था बल्कि ऑर्डर करके मंगवाया गया था। पूरी स्लैब पर सामान बुरी तरह से फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर वैशाली के लिए काम बढ़ाया गया है। बाहर से खाना आने के बावजूद भी सिंक में बर्तनों का ढेर लगा पड़ा था और खाना परोसने से पहले जैसे स्लैब को ही चखाया गया था। कहीं पर चावल गिरे हुए थे तो कहीं पर चटनी और कहीं पर प्याज के लच्छे। यह सब देखकर वैशाली ने माथा पकड़ लिया। सबसे पहले उसने वहां से खाना उठाया और स्लैब की सफाई की। तभी उसका पैर फिसलने लगा तो देखा कि नीचे चटनी गिरी पड़ी है। उसे अपनी ननद पर गुस्सा आ रहा था कि यह आए दिन मुझसे तमीज की बात करती है, मगर इन लोगों को तो खाना परोसने तक की तमीज नहीं है। मगर जब मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे तौर तरीके सिखाए जाते हैं। वह सब सफाई करके जैसे ही वैसे उनकी तरफ मुड़ी तो दोपहर तक के बर्तन उसको देखकर मुंह बना रहे थे। खाना बाहर से आने के बावजूद सिंक में बर्तन का ढेर देखकर उसको रोना आने लगा। उसने तो सोचा था कि आज जल्दी से किचन में जाकर पहले खाना खाएगी, मगर इतना सारा ढेर देखकर उसकी भूख ही मर गई। बर्तन धोते धोते वह सोचने लगी कि बहू को पहले से कौन सा इतना काम करने की आदत होती है कि इतना सारा काम उसके लिए छोड़ दिया जाता है। उसको कोई इंसान क्यों नहीं समझता है। आंखों से आंसू निकल रहे थे और वैशाली अपनी बाजू से उनको पोंछते हुए बर्तन धो रही थी। उसके हाथ में तो आप घर में काम वाली रखना भी नहीं था, जबकि वह खुद कमाती थी। बर्तन धोने के बाद बिना खाए वैशाली कमरे में जाकर लेट गई। उसको लेटते देखकर तुरंत ही संजय ने पूछा कि अरे तुमने खाना नहीं खाया। वैशाली जो कि उसकी तरफ पीट करके लेटी थी और आंखों में आंसू भरे हुए थे, उसने कहा कि मुझे भूख नहीं है। संजय ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, वैशाली सुबह से शाम तक इतना काम करने के बाद थक जाती होगी, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हें खाना तो खाना ही चाहिए। संजय की यह बात सुनकर वैशाली फट पड़ी। संजय, मैं इंसान हूँ, कोई काम करने की मशीन तो नहीं हूँ जो मेरे लिए इतने सारे काम छोड़ दिए जाते हैं और जो मुझे ऑफिस के आने की बात करने पड़ते हैं। ऊपर से काम वाली की बात करो तो मांझी को बेफिजूली खर्च लगने लगती है। संजय कुछ देर गंभीरता से सोचने लगा और फिर बोला, वैशाली तो फिर तुम नौकरी छोड़ दो। यह सुनते ही वैशाली उठकर बैठ गई और संजय की तरफ देखकर बोली, संजय तुम जानते हो ना कि मैंने यह नौकरी क्यों शुरू की थी, जिससे तुम्हारी मदद हो सके।
क्योंकि सारे खर्चे तुम्हारी सैलरी से मुश्किल हो रहे थे। संजय ने अपने हाथों में वैशाली का हाथ थामकर कहा, वैशाली तुमने इतनी परेशान हो रही हो, वह भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं माँ को तो नहीं समझा सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि तुम या तो नौकरी छोड़ दो या फिर कुछ दिन का ब्रेक ले लो। वैशाली को भी संजय की दूसरी बात अच्छी लगी, यानी कि उसने सोचा कि वह अब कुछ दिन का ब्रेक ले लेगी। अगले ही दिन उसने ऑफिस में कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह कुछ दिन के लिए ऑफिस नहीं आ सकती। अब वह अकेले ही तीनों टाइम का खाना भी बना रही थी और सफाई के साथ साथ बर्तन भी धो रही थी। उसको लग रहा था कि शायद कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं किया। उल्टा सब लोग खुश हो गए कि बहू अब हर वक्त घर में हाजिर होती है और आवाज देने पर काम करवा लिया जाता है। सबको यही मालूम था कि वैशाली ने नौकरी छोड़ दी है। 3 दिन बाद पुष्पा देवी और उनके पति को कहीं जाना था। जैसे ही संजय के पिताजी ने संजय से कहा कि बेटा कार की चाबी दे दो, तो संजय ने कहा, पिताजी कार तो अब वापस जाने वाली है, क्योंकि अब मैं उसकी लोन की किस्त नहीं दे पाऊंगा। यह बात पुष्पा देवी सुनकर चौंक गई और उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे को गुस्सा करते हुए कहा, अरे कार की किस्त क्यों नहीं दे पाओगे? ऐसा कौन सा खर्चा आन पड़ा जो अब तुम किस्त नहीं दोगे, क्योंकि पहले तो तुम दे ही देते थे। यह सुनकर संजय ने तपाक से कहा, पहले इसीलिए दे रहा था क्योंकि वैशाली नौकरी कर रही थी और उसकी सैलरी से मुझे सहारा मिल रहा था, लेकिन मेरी अकेले की तनख्वाह में इतना समय नहीं हो पाएगा। अभी तो मुझे परी की शादी के लिए भी पैसे इकट्ठा करने हैं, इसीलिए अभी तो यह गाड़ी वापस करनी पड़ेगी। कुछ देर में 2 लोग आए और गाड़ी को लेकर चले गए। यह देखकर पुष्पा देवी और ससुर जी का तो मुंह जैसे सिल ही गया और दोनों एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। फिर दोनों पति पत्नी को अब ऑटो करने जाना पड़ा। अगले दिन घर की डोरबेल बजी तो वैशाली ने जाकर दरवाजा खोला। वह डिलीवरी बॉय को सामने देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने तो कुछ मंगाया नहीं था। तभी परी दौड़ती हुई आई और बोली, यह पार्सल मेरा है, रुको मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। वह तुरंत संजय के पास गई और बोली, भैया मैंने एक ड्रेस ऑर्डर करके मंगवाया था, मुझे उसकी पेमेंट के लिए 4000 चाहिए। परी की बात सुनकर संजय तुरंत ही उबल कर पड़ा, अरे परी तुमने ऑर्डर करने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? परी ने भी तुनक कर कहा, भैया इसमें पूछने की कौन सी बात है, मैं तो हमेशा ही ऑर्डर करती हूँ और आपसे पैसे लेती हूँ, लेकिन पहले तो कभी आपने मुझे मना नहीं किया, लेकिन आज मना क्यों कर रहे हैं? परी का संजय को मना करते देखकर मुंह ही बन गया था। पहले की बात अलग थी, क्योंकि तब वैशाली नौकरी कर रही थी, मगर अब वैशाली ने नौकरी छोड़ दी है तो मैं यह फालतू के खर्चे एफर्ड नहीं कर सकता। तुम्हारी शादी के लिए भी तो पैसे रखते हैं, तो फिर हिसाब से ही रहना पड़ेगा। पहले 2 लोग कमा रहे थे और अब मैं अकेला हूँ, यह बात तुम सबको समझनी पड़ेगी। अब पुष्पा देवी से रहा नहीं गया और वह तुरंत वहां आकर बोली, 3 दिन से मैं यही सुन रही हूँ, अरे अगर बहू ने नौकरी छोड़ दी तो क्या हम गरीब हो गए हैं? इसके आने से पहले भी तो घर चलता था और घर तो हमने भी चलाया है। तुम दोनों इतने बड़े ऐसे ही नहीं होगे, तेरी तो तनख्वाह भी ज्यादा है। संजय अपनी माँ पर बरस पड़ा, आपने बिल्कुल सही कहा मम्मी, हर वक्त ही ऐसा था कि खर्च कम थे और सुकून ज्यादा था, पंखे से काम चल जाता था। मगर आज घर में एसी है, तब पापा साइकिल से चले जाते थे, मगर आज कार से जाते हैं। अगर सुख सुविधाओं वाली जिंदगी चाहिए तो खर्च भी तो करना पड़ेगा। कार, स्कूटी, एसी, इन सब की किस्तें भी तो देनी होती हैं, जो कभी पापा को देनी नहीं पड़ी। एसी में आप घर खर्च चलाने की तुलना मुझसे कैसे कर सकते हैं? एक आदमी की सैलरी कम पड़ती है। आप ही बताओ कि मैं कार, स्कूटी के पेट्रोल के साथ साथ
किस्तों का खर्चा कैसे उठाऊं? लाखों का सामान है घर में। कभी आपने पूछा है कि यह कितने का आया? यह सुनकर पुष्पा देवी का चेहरा सफेद पड़ गया और वह अपने पति के चेहरे को देखने लगी। मगर आज संजय रुकने को तैयार नहीं था और वैशाली सामने ही हाथ बांधकर पूरा तमाशा देख रही थी। परी ने तपाक से कहा, भैया अगर पैसे नहीं देने हैं तो मत दीजिए, इतने बहाने क्यों बना रहे हैं? संजय ने परी को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और बोला, वैशाली घर में कामवाली लगाने लगी तो तुम सब उसके पीछे पड़ गए और कहने लगे कि फिजूल खर्ची कर रही हो। 3,000 के कारण आपको उसकी नौकरी छोड़ने मजबूर कर गई, जिससे एक पूरी की पूरी सैलरी घर में आना बंद हो गई और अब सोच रही है कि सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसे पहले चल रहा था। आप लोगों का दिमाग फिर गया है क्या? यह इंसानियत मर गई है। या परी तुम इतना नहीं समझ सकी कि एक तनख्वाह बंद होने से क्या होगा? काम वाली के 3,000 नजर आए तो सिंक में लगा बर्तनों का ढेर क्यों नहीं नजर आया? अब तो सबके चेहरे फट पड़ गए थे। संजय बोलता जा रहा था और वह लोग चुपचाप सुन रहे थे। आज वैशाली का मन हो रहा था कि संजय की इस स्पीच पर जोर से ताली बजाए। आखिर हर पत्नी को अपने पति से इसी बात और साथ की ही तो उम्मीद होती है। संजय ने एक आदेश देते हुए कहा कि अगर आप लोग चाहते हो कि सब कुछ सही से चला रहे तो आपको वैशाली के काम में साथ देना होगा और परी तुम्हें भाभी की हेल्प करवानी होगी, तभी भाभी नौकरी कर पाएगी। अगर वह घर के लिए इतनी मेहनत कर सकती है तो आप लोगों को भी उसका साथ देना होगा और एडजस्ट करना होगा। आखिर वह भी तो परिवार के सदस्य की तरह कमाकर घर में मदद कर रही है। संजय की बातों के आगे पुष्पा देवी कुछ बोल ही नहीं पाई और उन्होंने तुरंत ही कहा, ठीक है बहू, तुम काम वाली लगा लो और नौकरी भी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो वैशाली की सारी दिक्कत ही खत्म हो गई थी। बर्तन वाली और सफाई वाली काम करके चली जाती थी और वैशाली खाना बनाकर चली जाती। कभी अगर उसको ऑफिस में देर होती थी तो खाना भी ऑर्डर करके आ जाता था। अब किसी ने भी सवाल उठाना बंद कर दिया था। बाद में दोस्त के घर से कार भी मंगवा ली गई, जिससे वैशाली समझ गई कि संजय ने सबको सबक सिखाने का यह तरीका अपनाया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।